हाँ, आज हम बात करते हैं जो अभिक्रिया की वेग है वो किस प्रकार टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता, ठीक है, अभिक्रिया का वेग कैसे ताप पर निर्भर करता है। तो कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में ज़्यादातर ताप बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए किसी अभिक्रिया के लिए वेग एवं वेग व्यंजक एक स्थिर ताप पर ही निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, एक सर्टेन जो टेम्परेचर होता है उस पर ही अपन रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो अगर अपन बात करें कि किसी प्रयोग को उसी अभिक्रिया के लिए अगर अपन डिफरेंट टेम्परेचर पे कराते हैं तो अभिक्रिया की कोटि तो वही रहती है, लेकिन वेग स्थिरांक के मान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, अलग अलग अभिक्रिया अलग अलग टेम्परेचर पर अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के मान क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि अधिकांश अभिक्रिया में देखा गया है कि वेग स्थिरांक जो के का मान होता है वो प्रत्येक 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर 2 या 3 गुना से भी अधिक हो जाता है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे बात करें, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको अपन कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक। तो जैसे अपन के कि टी बराबर है, टी डिग्री सेल्सियस पर यदि किसी अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट कितना है, के, और टी प्लस 10 डिग्री पर किसी अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट कितना है, के टी। ठीक है, तो कह सकते हैं अपन कि 10 डिग्री डिफरेंस पर जो रेट कांस्टेंट होते हैं उनका जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है, किसी अभिक्रिया के 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर पर वेग स्थिरांक का को जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। अब जब किसी अभिक्रिया की ज़्यादातर अभिक्रिया के ताप गुणांक क्या होते हैं, 2 या 3 के मध्य होते हैं। अब कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिनका ताप गुणांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो ये बताता है कि अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर ये माना जाता है कि किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाओ तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर पर जो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का अनुपात होता है वो 2 या 3 गुना होता है, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग होगा 2 या 3 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ये अभिक्रियाओं में देखा गया है कि कहा गया है कि जब ताप बढ़ने से अणुओं के मध्य क्या बढ़ जाती है, टक्करें बढ़ जाती है, और टक्करें बढ़ने से जो अणुओं के मध्य जो टक्करें होती है वो 2 से या 3% के लगभग ही बढ़ती है, लेकिन अभिक्रिया का जो वेग होता है वो 200 से 300% बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत होता है वो अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को सही ढंग से नहीं समझा सकता। ठीक है, ज़्यादातर होना तो ये चाहिए कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर पर अभिक्रिया वेग या 2 या 3 गुना होना चाहिए, जबकि वो कितना हो जाता है, 200 से 300% हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है उसका आगे अपन और थ्योरी से देखते हैं। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कि आर्नियस का सिद्धांत। आर्नियस का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत माना जाता है रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में, जो हमें अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाता है। जैसे बात करें अपन तो एक रिक्वेशन है जिसमें ए प्लस बी रिएक्टेंट है, वो रिएक्शन करके सी ओ डी प्रोडक्ट बनाते हैं। ए प्लस बी रिएक्शन करके सी और डी प्रोडक्ट बनाते हैं। इस अभिक्रिया का अपने लिख दिया वेग स्थिरांक कितना है, K1। तो K1 इज़ द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और इधर कह रहे हैं कि उत्कर्षणीय अभिक्रिया है, तो ये कह रहे हैं कि अपन सी और डी आपस में क्रिया करके वापस क्या बनाते हैं, ए प्लस बी बनाते हैं, और इस अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट अपन ने क्या लिख दिया, K2। जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो अपन बात करते हैं कि अगर अभिक्रिया की जो गति होती है वो पश्च अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो साम्य पर अपन कह सकते हैं K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू होगा K2 कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी के। अपन ने यहाँ से K2 अपॉन K1 किया तो अपने पास ये K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू हो गया सी डी डिवाइडेड बाय ए बी, और इस K1 K2 को अपन ने नए कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दिया और क्या कह दिया उसको अपन ने K। तो ये अपने पास साम्यावस्था स्थिरांक आ गया। अब एक वांटाफ समीकरण है अपने पास, और वांटाफ समीकरण कहती है कि डी नेचुरल लॉग के डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू डैश डेल्टा एच डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर होता है अपने पास। इस मान को अपन के का जो मान है, के के मान को इस समीकरण में अपन पुट करते हैं। तो पुट करने पर अपने पास इस समीकरण की एक और फॉर्म बनती है, और आर्नियस ने इस समीकरण को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।
या अन्य समीकरण का रूप है और अन्य समीकरण का एक और रूपन बनाते हैं और वो अपने पास रूप आता है नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी प्लस नेचुरल लॉग ए, और इसको अपन ने चेंज किया तो अपने पास बन जाता है नेचुरल लॉग के अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी। और इसको अपन फाइनली अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इस फॉर्म में, तो लास्ट फॉर्म अपने पास आर्निस इक्वेशन का जो आ जाता है वो आ जाता है के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ ई ए सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म है ये आर्निस इक्वेशन कहलाती है, और आर्निस इक्वेशन में ई ए कहलाती है अपने पास सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो किसी सामान्य अणु के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। ए जो होता है, ए क्या है इसमें, तो ए चरघातांक की स्थिरांक या पूर्व चरघातांक की स्थिरांक कहलाता है। आर्नियस ने निहित संरचनाओं के आधार पर उपयुक्त समीकरण की उत्पत्ति की। ये जो समीकरण उन्होंने निकाली इसमें उन्होंने क्या क्या कंसेप्ट का यूज किया उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आर्नियस ने कहा था कि अभिक्रिया जो होती है, अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु अभिकारक के केवल वही अणु जिन्हें पर्याप्त ऊर्जा होती है अथवा एक निश्चित मात्रा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा होती है, वही अणु टकराने के पश्चात उत्पाद में बनाने में सफल होते हैं और इन अणुओं को कहा जाता है सक्रिय अणु। तो आर्नियस ने कहा कि सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल वे अणु अभिक्रिया में भाग लेके जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा की क्या होती है, बराबर होती है, अधिक होती है। सक्रिय जो अणु होते हैं अभिकारक के अन्य अणुओं की तुलना में उनकी कुछ ऊर्जा ज़्यादा होती है, वो न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं की अभिगत करने के लिए आवश्यक होती है वो क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, सक्रिय अणुओं में अन्य सामान्य अणु तुलना में अधिक ऊर्जा रखते हैं, और वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं के अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक होती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये अपन ने पढ़ रखें। सक्रिय ऊर्जा की प्राप्ति अणुओं की परस्पर टक्करों से होती है। सक्रिय अणु सक्रिय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, अणुओं के बीच टक्करों से। सक्रिय ऊर्जा जितनी कम होगी अणु उतने ही सक्रिय होंगे और उतना ही अधिक अभिक्रिया का क्या होगा, वेग होगा। तो सक्रिय ऊर्जा का मान कम होगा किसी अभिक्रिया के लिए तो अणु उतने अधिक क्या होंगे, अभिक्रिया का वेग हो जाता है। ताप बढ़ने से सक्रिय अणु के अनुपात में वृद्धि होती है, अभिकारक के सक्रिय मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। जब सक्रिय अणु आपस में टकराते हैं तो क्या बना लेते हैं, सक्रिय संकल बनाते हैं। तो ये अपने पास आर्नियस इक्वेशन है, और आर्नियस इक्वेशन जो है आर्नियस का सिद्धांत, इसको अपन आर्नियस का सिद्धांत कहते हैं। इसके आधार पर आर्नियस ने समीकरण व्युत्पन्न की जो अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को बताता है। अभिक्रिया का जो वेग होता है